PYQs क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो पहला सवाल एरर से रिलेटेड क्या क्या रखा है आपको। एरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखा रखा है कि P कोई भी क्वांटिटी है जिसको आपने क्या लिख रखा है a³ b² c1 और इंटू में कितना है d आपके पास। इस तरीके से क्वांटिटी दे रखी थी आपको। a b c और d की ना एरर दिखा रखी है कि एक क्वेश्चन में 4 क्वांटिटी हैं a b c d जिनमें एरर्स जो हैं वो आपको गिवन है 1%, 2%, 3% और कितनी है 4%। a b c d की एरर्स पता है आपको। एरर जो बतानी है वो किसकी बतानी है, p के अंदर एरर बतानी है कि p के अंदर एरर कितनी है। तो p a³ b² डिवाइडेड बाई c d ऐसा क्वेश्चन ने आपको दिया था। तो आपको बात करनी है किसके बारे में कि p की परसेंटेज एरर क्या होगी। तो सबसे पहले रिलेटिव एरर की टर्म में चलते हैं हम। किसके टर्म में चलते हैं, रिलेटिव एरर। तो सबसे पहले आप रिलेटिव एरर की टर्म में चले तो डेल्टा p बाई p जो भी पावर होती है 3 पावर आगे डेल्टा a बाई a, फिर पावर 2 है तो आपने 2 आगे डेल्टा b बाई b, c वाले की पावर 1 है तो 1 डेल्टा c बाई c, फिर 1 डेल्टा d बाई d। ये जो कन्वर्जन करा था बेटा ये तो किसके टर्म में था, रिलेटिव एरर। फिर आपको तो परसेंटेज एरर दे रखी है तो हम किसकी टर्म में चले, फिर परसेंटेज एरर की टर्म में चले तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। हर एक टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर देना है आपने, 100 से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। कोई दिक्कत इतने काम है। अब अगर मैं a की परसेंटेज एरर बताऊं तो 3 तो था ही, a की परसेंटेज एरर क्वेश्चन ने कितनी दे रखी थी 1। फिर ये 2 तो पता ही था आपको, b की परसेंटेज एरर कितनी है 2, फिर c वाले की 3 और d वाले की कितनी है 4। इस वैल्यू को सोल्व करा, आंसर हमारे पास कितना आ गया 14%। एरर के बेसिस पे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर मैं चलता हूँ, बेसिक सा सवाल है। एक बात और जो हम जानते हैं वो क्या कि एरर्स हमेशा ऐड होती हैं, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। गलतियाँ हमेशा क्या होंगी, ऐड होती चली जाएंगी। ठीक है। स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। फ्री फॉल में एक बॉडी जो इनिशियली रेस्ट पे थी उसके बारे में एरर जो है उससे रिलेटेड सवाल है। स्टूडेंट मेजर करना चाहता है डिस्टेंस फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जो इनिशियली रेस्ट पे थी एक गिवन टाइम में। ठीक है। वो ही यूजेस दिस डाटा टू एस्टिमेट जी, वो इस डाटा का इस्तेमाल करते हैं जी को इस्तेमाल निकालने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो वैल्यू जो है वो क्या है जी। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और टाइम में जो एरर्स हैं वो क्या दे रखे हैं E1 एंड E2। हमें बात करनी है कि जी के एस्टिमेशन में क्या एरर होगी। तो सबसे पहले जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड फॉर्मूला है। इनिशियल वेलोसिटी को जो और एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो होता है टाइम से रिलेटेड वो क्या है, s = क्या होता है ut + ½ a t²। ये फॉर्मूला हमें पता है। सर यही वाला क्यों लगाया, क्योंकि डिस्टेंस वाले तो 2 हैं, सेकंड इक्वेशन और कौन सी है थर्ड। लेकिन अगर टाइम से रिलेट करना चाहें तो टाइम वाली कौन सी है बेटा, ये वाली इक्वेशन। पता है आपको ये बात तो कि अगर हम बात करें टाइम क्यों लिया सर, क्योंकि इसने जो है टाइम के बारे में वर्ड बोला हुआ है आपको। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब u इनिशियल वेलोसिटी जो है सर वो तो किसके बराबर दे रखी है 0। तो s जो है वो किसके बराबर हो गया, s बराबर हो गया ½ और एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है g और इंटू में कितना हो गया t²। तो s बराबर हो गया ½ g t²। ओके रिपोर्ट है ये बात। तो अब आपको काम करना किससे रिलेटेड है, g के बारे में बात करनी। तो g को अलग कर लिया, बाकी सब अलग करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2s और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा t²। ये वैल्यू जो है बेटा वो किसकी आ गई जी की। हमें जी के बारे में ही बात जो है सर वो करनी थी। तो जी के बारे में जब हम बात करने चले तो वैल्यू क्या बन गई 2s और डिवाइडेड बाई कितना हो गया t²। ओके रिपोर्ट है ये तो बात। अब जी की एरर बतानी है तो डेल्टा g बाई जी, 2 तो कॉन्स्टेंट है बेटा उसमें तो कोई एरर होगी नहीं। फिर क्या लिखोगे आप, डेल्टा s बाई एस लिख लोगे +-2 आगे तो डेल्टा t बाई टी। ये तो कौन सी एरर आई है सर, हमारी रिलेटिव एरर। अगर मैं परसेंटेज की टर्म में जाऊँगा तो डाटा क्या बन जाएगा, डेल्टा g बाई जी इंटू में कितना हो जाएगा 100 = डेल्टा s बाई एस मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा +-2 और डेल्टा t बाई टी और इंटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। मानते हो आप इस बात को। अब s की जो परसेंटेज एरर है, s वाली एरर कितनी गिवन है E1 और s2 वैल्यू जो है वो टाइम वाली जो है सर वो कितनी है E2 है। तो ये वैल्यू जो है बेटा इसको अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये काम क्या होगा, s वाली एरर तो कितनी है E1 प्लस डबल ऑफ एरर जो है ये टाइम वाली एरर जो है वो किसके बराबर है E2। तो E1 प्लस डबल ऑफ E2, E1 प्लस डबल ऑफ E2 वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जो है ना वो आपका हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप इतनी बात को। यहाँ तक के काम में हमने एक वर्ड जो देखना है कि लगता प्लस माइनस है लेकिन एरर्स हमेशा क्या ही होते हैं, ऐड होते हैं। ये चीज़ें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इफ़ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज़ 2%, मीन्स आपको गिवन है कि डेल्टा r बाई आर इंटू में 100 और ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर गिवन है 2% के बराबर।
कि रेडियस ऑफ अ स्फीयर जो है उसमें चेंज जो है वो कितना है, 2% जो है ना वो एरर रेडियस के अंदर दिखा रखी है। हमें वॉल्यूम के बारे में काम जो है ना वो करना है, और जो हमारी फिगर है उसका नाम क्या है, स्फीयर है। स्फीयर के बारे में काम जो है ना वो हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो पता होती है सर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी है, 4/3 पाई आर की क्यूब। ये फॉर्मूला किसका हो गया, वॉल्यूम का हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम की चेंज बतानी है तो डेल्टा V/V जो है वो हमारे पास बन जाए बेटा 4/3 पाई। 4/3 पाई तो क्या है, कॉन्स्टेंट, 4b 3b और पाई b। और इसमें अगर मैं r की पावर के बारे में बात करूँगा तो 3 है, 3 आगे डेल्टा r डिवाइडेड बाई कितना हो गया, r। कितनी बात सही है। परसेंटेज में जाऊँगा तो डेल्टा V/V इंटू में कितना हो जाएगा, 100 = 3 आगे डेल्टा r/r और इंटू में कितना हो जाएगा, 100 हमारे पास। इस तरीके से काम है। ये चीज़ें जो है हमने बना ली 3। डेल्टा r/r जो है वो किसके बराबर है, 2 के। तो ये आंसर जो है वो किसके टर्म में आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 6%। कि वॉल्यूम जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। और क्यों नहीं लगाइए, क्योंकि सर नाम जो है वो क्या दे रखा है, स्फीयर। और स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। मुझे वॉल्यूम का चेंज बताना है या परसेंटेज एरर बतानी है तो डेल्टा V/V। सर 4/3 पाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, छोड़ देंगे 3 डेल्टा r/r हमारे पास। ये काम आपने कर लिया। अगली जो बात है वो क्या कर ली, इसको परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 इस साइड भी और दूसरी साइड भी। 3 इसके 100 से मल्टीप्लाई करी तो ये 2 हो गया, 3 × 2 करा तो आंसर किसके बराबर है, 6%। कोई बात ही नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं बेटा वो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिन पे आपने काम करना है। और बार बार वही सवाल जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। पहले मैं कंसेप्ट जो क्लियर करवा रहा हूँ वो किसका है, पहले जो कंसेप्ट है वो हमारे एरर से रिलेटेड है, फिर चीज़ें जो है ना वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाई मास एंड लेंथ। डेंसिटी को मेजर करना है किसके टर्म में, मास और लेंथ के टर्म में ऑफ अ क्यूब। ठीक है, मैक्सिमम एरर इन द मास एंड लेंथ। ये एरर किसकी है, मास की, और ये एरर किसकी है, लेंथ की। तो डेंसिटी के बारे में काम जो है ना वो आपने करना है कि डेंसिटी वाली चीज़ें कैसे बनेंगी। तो डेंसिटी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो डेंसिटी का फॉर्मूला जो है सर वो हमने पढ़ रखा है। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाई वॉल्यूम। ये चीज़ जो है ना वो आपने पढ़ रखी है। पढ़ो ध्यान से कि काम जो वो क्या करना है, डेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो क्या है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मास को जो है इस वाले काम को लिखें, डेंसिटी की जगह रो लिख लिया, मास की जगह m। वॉल्यूम जो है वो क्या होती है, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, साइड की क्यूब के बराबर होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम को हम लिखते हैं लेंथ की क्यूब। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल्स टू, मास की पावर तो 1 ही है तो 1 आगे डेल्टा m बाई m, और लेंथ वाले में 3 हैं तो सर 3 आगे डेल्टा l बाई l। इस तरीके से प्रोजेक्ट आपने ले लिया। परसेंटेज की टर्म में जाना है तो क्या लिख लेंगे, डेल्टा रो बाई रो इंटू में कितना हो गया 100 इज इक्वल्स टू 1 डेल्टा m बाई m इंटू में कितना हो गया 100 हो गया, प्लस माइनस 3 डेल्टा l बाई l और इंटू में कितना हो जाएगा 100 हमारे पास। ये काम बना लिया। इसमें अगर आप बात करते हैं तो मास का जो ये चेंज है और लेंथ वाली जो एरर है ये कितनी कितनी की मैंने, मास वाली जो है सर वो कितनी दे रखी है, 3% दे रखी है, प्लस 3 इंटू लेंथ वाली जो है बेटा वो कितनी दे रखी है 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 करूँगा तो आंसर कितना हो जाएगा 9%। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 9% हो जाएगा। समझ आइए ये बात आपको। डेंसिटी चाहिए थी, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख लिया लेंथ की क्यूब। तो 1 आगे डेल्टा m बाई n, 3 आगे डेल्टा l बाई l। इस तरीके से वैल्यूज़ को पुट करा, सोल्व करा, हमारे पास ये आंसर बन गया। कोई दिक्कत इतने काम में नहीं है जी। अगला जो काम है क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 ने, परसेंटेज एरर इन मास एंड स्पीड। ये जो परसेंटेज एरर है ये मास की है, ये परसेंटेज एरर किसकी है, स्पीड की। एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है उसके बारे में बात करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड की टर्म में, मास की टर्म में लिखें तो 12 mv का स्क्वायर। ये काम आपने करना है। काइनेटिक एनर्जी को मान लो मैं E ही लिख लेता हूँ तो डेल्टा E बाई ई जो है वो आपने बताना है। तो डेल्टा E बाई ई जो है वो हाफ के अंदर तो कोई चेंज होगा ही नहीं, हाफ तो क्या है कांस्टेंट। तो मास की टर्म में लिखूँगा तो डेल्टा m बाई m और प्लस माइनस 2 आगे तो डेल्टा v बाई v। इस तरीके से काम जो है ना वो कर लिया। एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv स्क्वायर है। हाफ जो है सर उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, mv का स्क्वायर, m की पावर कितनी है 1 आगे डेल्टा m बाई m, 2 आगे डेल्टा v बाई v। परसेंटेज की टर्म में अगर मैं जाऊँ तो डेल्टा e बाई ई इंटू में कितना हो गया 100। यहाँ पे बात करूँगा तो 1 डेल्टा m बाई m इंटू में कितना हो गया 100 परसेंटेज की टर्म में, प्लस 2 आगे डेल्टा v बाई v और इंटू में भी कितना हो जाएगा 100। समझ आइए ये बात। अब मास का चेंज जो है सर वो पता है और डेल्टा v बाई v वाला चेंज जो है वो हमें पता है।
इनको अब अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मास वाली वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ v का चेंज जो है वो कितना है 3, तो 2 प्लस 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 8%। आंसर जो है सर वो कितना आ गया 8%। ये सवाल है, यहाँ से सवाल बनता ही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं काम करता हूँ तो अगली चीज़ें क्या कह रखी है, एक एक्सपेरिमेंट है, ABCD जो हैं उसके अनुसार काम जो है ना वो आपको कह रखा है कि x एक क्वांटिटी है और x जो क्वांटिटी है सर वो दिखा रखी है a का स्क्वायर b की पावर हाफ डिवाइडेड बाई c और d की पावर कितनी है 3/2। और हमें जो क्वेश्चन ने कह रखा है वो क्या कि ABCD की परसेंटेज एरर जो है वो गिवन है कि A के अंदर एरर, B के अंदर C, D सब के अंदर एरर जो है ना वो मुझे पता है। तो इसको लिखूँ तो ये क्या हो गया डेल्टा x/x, ये काम कर लिया, 2 पावर आगे तो डेल्टा a/a बन जाएगा। फिर आगे बात करूँ तो हाफ आगे डेल्टा b/b बन जाएगा, प्लस यहाँ पे c की पावर 1 है तो 1 आगे डेल्टा c/c बन जाएगा, और प्लस माइनस 3/2 आगे तो डेल्टा d/2। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है ना वो आपने बना लिया कि काम जो वो क्या करना है, x = a² b हाफ c d की पावर 3/2। ये तो सवाल ने आपको कहा, आपने क्या करना है कि डेल्टा x/x करना था, तो 2 पावर आगे डेल्टा a/a, हाफ आगे डेल्टा b/b, 1 आगे डेल्टा c/c और 3/2 आगे डेल्टा जो भी पावर है वो आगे आ जाती है, कुल मिला के बात ये है। तो अगर मैं किस में जाना चाहूँगा परसेंटेज में, तो डेल्टा x/x इंटू में कितना हो गया 100 = 2 डेल्टा a/a इंटू में 100 हो जाएगा, मतलब सब के आगे 100 लगा दूंगा, हाफ डेल्टा b/b इंटू में भी कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँगा तो 1 डेल्टा c/c और इंटू में कितना हो गया 100 हमारे पास। इसी तरीके से बात करूँगा तो 3/2 डेल्टा d/d और इंटू में कितना हो जाएगा 100। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है ना वो आपके पास है, मानते हो आप इस बात को। इनको अगर मैं अब ऊपर सोल्व करके लिख दूँ यहाँ पे, तो काम जो है सर वो हमारे पास क्या बनेगा कि ये 2 तो 2 है ही, डेल्टा a/a का जो चेंज है, a का चेंज कितना था 1, फिर 2, फिर 3 और फिर कितना था 4। तो इसका चेंज जो ये तो कितना दे रखा है 1 दे रखा है, हाफ की जगह हाफ रखा। b वाला चेंज, b का चेंज कितना है 2, प्लस c वाला चेंज कितना है 3 और d वाला चेंज कितना है 4, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी थी। अब इसका कोफिशिएंट 2, ये हाफ तो लिखना ही था, b का चेंज कितना था 2 के बराबर, c वाला एग्जैक्ट था, d वाले चेंज के आगे क्या लगाना है 3/2 लगाना है। तो 2 से ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 2 + 1 + 3 और 3 2 जा कितना हो गया 6, 9 और 2 कितना हो गया 12%। तो चेंज जो है सर वो कितने का आ गया, ये एक ऑप्शन जो इनमें से 12 रहा होगा, 2 ऑप्शन तो 10 नहीं रहे होंगे ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ये यहाँ पे 12% है, और ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। मान लो क्या हो गया 13 नहीं है, ये जो है कितना हो जाएगा 3 6 9 और 1 10 10 और 2 कितना हो जाएगा 12%। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना, बड़े आसानी से आपने कैलकुलेशन जो है ना वो सोल्व करनी है। अब अगले जो सवाल है वो हमारे डायमेंशनल फॉर्मूले से रिलेटेड है कि स्ट्रेस क्या होता है। अब सबसे पहले स्ट्रेस पता हो तो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। सारे के सारे जो हैं वो हमारे बेसिक सवाल और जो नीट के पेपर में पूछे गए हैं उनके बारे में बात हो रही है। अब स्ट्रेस क्या होता है सर, सिग्मा से लिखते हैं, और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है सर फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स, अब बिल्कुल बेसिक काम, फोर्स पता ही होता है सभी को, m1 L1 T-2। और एरिया के बारे में बात करूँ तो बेटा एरिया क्या होता है L2। फोर्स लिखूँ तो m1 L1 T-2, एरिया लिखूँ तो L का स्क्वायर, L1 से ये L पे कैंसिल हो जाएगा, और ये जो प्रोजेक्ट है सर ये हमारे पास क्या बन गया m1 बन गया L की पावर -1 और T की पावर -2। ये फॉर्मूला किसका आ गया स्ट्रेस का आ गया, कोई बात ही नहीं है। m1 L-1 T-2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ आइए बात, पता क्या होना चाहिए क्वेश्चन के लिए, बस स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस होता क्या है फोर्स अपॉन एरिया, सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन, जिनकी डायमेंशन सेम है। सबसे पहले इम्पल्स है, इम्पल्स को किससे लिखते हैं जे से। किससे लिखा जाता है, इसको सोल्व करें तो जे से लिखते हैं इम्पल्स को, और इम्पल्स का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इंटू टाइम। फिर क्या रखा है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को मान लो एस से लिखूँ तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो इनकी डायमेंशन तो कभी सेम हो ही नहीं सकती, तो ये फोर्स में टाइम से मल्टीप्लाई है, ये फोर्स से क्या है लेंथ से जो है वो डिवाइड। ये डायमेंशंस वैसे पता हो आपको। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को किससे लिखते हैं बताओ एल से। एल का फॉर्मूला क्या होता है mv/r, और वर्क डन जो है वो तो हमारे पास क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होता है सर m1 L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो क्या है L है। दोनों को सोल्व करा तो क्या बन जाएगा m1 L2 T-2। ये जो फॉर्मूला है किसका आ गया वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है m1 L1 T-2 इंटू में L, तो m1 L2 T-2। इसको सोल्व करें तो
मास की जगह सर क्या है, ये वाला इसके लिए सोल्व कर रहे हैं हम। मास की जगह तो मास है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब L1 t-1 और रेडियस जो है वो तो एक लेंथ ही है, तो क्या बन जाएगा m1 L2 t-1। नहीं बन पाई है सर, इनकी भी डायमेंशन जो है वो आपस में सेम नहीं है। ठीक है, सी वाले पार्ट को अगर मैं यहाँ पे सोल्व कर दूँ तो सी जो है वो क्या है, वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और टॉर्क की बात करूँ तो फोर्स आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, आर इंटू एफ, तो डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स कर लो या आर इंटू एफ कर लो, दोनों बात का मतलब क्या है, सेम। ये चीज़ जो है वो इनकी डायमेंशन क्या रहेगी, सेम। डी पार्ट वाले को भी अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस जो है वो क्या होता है, वो होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, जिसका स्ट्रेस वाला ही होता है। वैसे तो अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला तो क्या होता है, यंग्स मॉडुलस के बारे में नॉर्मली बात करूं तो वो क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का तो कुछ होता नहीं है, चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन, तो स्ट्रेस वाला ही होगा। और स्ट्रेस वाला ही अगर होगा तो सर क्या बन जाएगा, m1 L-1 और t-2। ये तो हो गया इसका, हालांकि मैं वैसे ही करवा रहा हूँ इसको, एनर्जी का वर्क वाला होता है और वर्क वाला क्या है, m1 L2 t-2। ये डायमेंशन किसकी बनेगी, एनर्जी की बनेगी। समझ आइए ये बात आपने क्या करी, कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में, नहीं है जी। नेक्स्ट जो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास EM वेव से, कि वेलोसिटी जो EM वेव की होती है वो किसके बराबर है, अंडर रूट म्यू नोट इंटू में एप्सिलॉन नोट। क्योंकि अगर आप म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट निकाल के करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम, थोड़ा सा आपको परेशानी महसूस होगी। आपने चैप्टर पढ़ा जिसका नाम क्या है, EM वेव्स। EM वेव्स में EM वेव्स की वेलोसिटी बताई जाती है v से, और v का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√μ नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। ठीक है, इस तरीके से काम बन गया। तो ये जो वैल्यू ये क्या बन जाएगी, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, नीचे हाफ है तो ऊपर जाके पावर जो है वो क्या हो जाएगी, -12। तो म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर -12 है, जो कि किसके बराबर है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो L1 t-1 लिख दूँगा। वेलोसिटी जो है उसको क्या लिखा जाएगा, L1 t-1। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गई ये बात भी आपको। नेक्स्ट अगर मैं चलता हूँ तो डायमेंशन दिखा रखी है, ये भी 12th से रिलेटेड है, कि आपको वर्ड दिखा रखा है हाफ एप्सिलॉन नोट E का स्क्वायर। ठीक है, E का मतलब जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एप्सिलॉन नोट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये वैल्यू आपको दिखा रखी है। तो ये चीज़ होती क्या है सर, ये चीज़ होती है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। क्या कहा जाता है इसको, एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। एनर्जी डेंसिटी जो है वो किसके बराबर है, हाफ एप्सिलॉन नोट E का स्क्वायर। ये पता होगा तो ये सवाल बड़ा आसान है, नहीं तो एप्सिलॉन नोट को ढूंढो पहले, फिर E को ढूंढो। हालांकि वो मुश्किल नहीं है, पर मेन बात है कि समय की कमी में चीज़ों को कैसे आप सोल्व करेंगे। ठीक है, तैयारी कुछ नहीं होगी तो फिर तो समय ही समय है, लेकिन अगर ठीक तैयारी कर रखी है तो फिर तो काम आएंगी चीज़ें। कि ये हाफ एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर जो वर्ड है सर वो क्या कहलाता है, एनर्जी डेंसिटी। और अगर ये एनर्जी डेंसिटी है तो सर इसको हम क्या लिखते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम लिखते हैं। अब एनर्जी के बारे में बात करूँ तो एनर्जी क्या है, m1 L2 t-2। ये फॉर्मूला तो किसका हो गया, एनर्जी का। वॉल्यूम के बारे में बात करूँ तो वॉल्यूम जो है सर उसको किससे लिखा जाता है, L³ से। हाफ एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। और एनर्जी डेंसिटी अगर है तो एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या है, वॉल्यूम। एनर्जी क्या है, m1 L2 t-2, वॉल्यूम क्या है, L³। L³ से जो है बेटा ये L कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, m1 L-1 और t-2, m1 L-1 t-2। तो यही वाला ऑप्शन है शायद, m1 L-1 t-2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मतलब कि ये जो दो सवाल करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, आप कब सोल्व कर पाओगे अच्छे से, जब आपको ये फॉर्मूला पता है कि हाफ एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर। आसानी से सोल्व कब होगा, कि सर जब ये वैल्यू जो है ये पता है कि ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी। फिर हमें क्या पता है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। पिछले वाला सवाल भी आसानी से हो जाता है अगर आपको क्या पता है कि ये फॉर्मूला किसका होता है, वेलोसिटी का, और आपके टॉपिक से रिलेटेड है। ये टॉपिक जो है ये कौन सा है, EM वेव्स से रिलेटेड है। ये जो ये कौन सा है, EM वेव्स। ये भी जो है अगर मैं बात करूँ तो EM वेव्स में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी जो है वहाँ से मान लो, या फिर कैपेसिटर वाला जो चैप्टर है उसमें से आप कह सकते हैं। कैपेसिटर वाले में प्रूव करते हैं, EM वेव्स में डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज दिस। डायमेंशंस जो हैं सर वो क्या है, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ऐसे करके जो डायमेंशंस जो है ना वो दिखा रखे हैं, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। तो इसमें से अगर मैं a ऑप्शन लिखना चाहूँ तो a ने क्या कहा है, a की जगह कितना लिख लीजिए 1, b की जगह 1 और c की जगह 2, m1 L1 t-2। क्या ये एक्सेलरेशन होती है, नहीं। एक्सेलरेशन अगर होती
तो एक्सेलरेशन में तो मास होता ही नहीं, एक्सेलरेशन तो क्या होती है L1 t माइनस का 2 होती है खाली। एक्सेलरेशन के लिए बात करता हूँ तो ये एक्सेलरेशन होती है। बी पार्ट क्या कहता है कि m1 L1 t माइनस 2, ये क्या होता है फोर्स। बिल्कुल ठीक बात है, ये फोर्स का ही फॉर्मूला होता है। फोर्स जो है वो क्या होता है m1 L1 t माइनस 2। बाकियों को चेक कर लेते हैं। अब फोर्स अगर ये है तो फोर्स ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट जो काम है प्रेशर, प्रेशर के लिए बात करें तो प्रेशर क्या होता है m1 L माइनस 1 t माइनस 2। तो दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, m1 L1 t माइनस 2 फोर्स ओके है। और डी वाला ऑप्शन देखो तो डी वाला ऑप्शन क्या है प्रेशर, प्रेशर क्या होता है m1 L माइनस 1 t माइनस 2। तो ऑप्शन बी और डी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। दोनों ऑप्शन जो है आपको क्या दिखा रखे हैं, करेक्ट दिखा रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच टू हैज़ द सेम डायमेंशंस। एनर्जी डेंसिटी तो बेटा अभी लिखी तुमने, ये जो है ये किसका लिखा है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जो है वो अभी निकाली है। एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करूँ तो एनर्जी डेंसिटी क्या है m1 L माइनस 1 और t माइनस 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डायमेंशन लेस होता है, m0 L0 और t की पावर भी कितना 0। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखते हैं, क्या होता है c/v। ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, स्पीड से स्पीड कट जाएंगे, यूनिट लेस और कैसा डायमेंशन लेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब देख रहे हो कि वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं अलग अलग ईयर्स में। स्ट्रेस क्या होता है m1 L माइनस 1 और t माइनस 2, ठीक है। मैग्नेटिक यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का भी स्ट्रेस वाला ही बताया था m1 L माइनस 1 और t माइनस 2। इसका भी जो फॉर्मूला है वो किससे रिलेटेड है, यंग्स मॉडुलस वाला ही है, जिसको हम क्या कहते हैं m1 L माइनस 1 और t माइनस 2 बन गया। स्ट्रेस जो है सर वो भी फोर्स अपॉन एरिया था। एनर्जी डेंसिटी जो है वो हम निकल ली। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ से निकालोगे बताओ। मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखा जाता है बी से। किससे लिखा जाता है बताओ, तुम 12th करके आए हो। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बिल, या फोर्स का फॉर्मूला जो है वो बिल साइन थीटा था। साइन थीटा का तो होगा नहीं, तो किसकी बात करनी है बी की। बी की बात करी तो बी जो है वो क्या हो जाएगा F डिवाइडेड बाई IL। F फोर्स, फोर्स क्या होता है m1 L1 t माइनस 2 फोर्स हो गया। करंट बताना है तो करंट किस में होता है एम्पियर में, और लेंथ है तो किस में हो जाएगी L। एम्पियर वाला तो कोई ऊपर था ही नहीं सर। अब मैच कौन कौन होते हैं, मैच होता है सर पहले वाला, तीसरे वाला और कौन सा फोर्थ वाला। तो पहला और फोर्थ जो है उनकी डायमेंशन जो है वो क्या है सेम, ठीक है, पहले और तीसरे की हैं। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट हो रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या बताया मैंने आपको। चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए और इसके अनुसार आपने काम जो है ना वो लगाना है, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं वो आपने पढ़नी है। रेजिस्टेंस की डायमेंशंस जो हैं वो आपने बतानी है कि रेजिस्टेंस की डायमेंशंस कहाँ से बताओगे। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशंस जो है वो आपने देनी है कि रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होंगी। तो रेजिस्टेंस जो है सर उसके बारे में बात करूँ तो ओम्स लॉ से हमें क्या पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है V डिवाइडेड बाई आई, या V इक्वल टू IR पता है आपसे। अब V की नहीं पता होती तो V की कैसे निकालते हैं, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज और इनटू में कितना हो गया करंट। समझ आइए बात। पोटेंशियल का फॉर्मूला जो बेटा वो क्या पढ़ रखा है, पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ रखा है सर वर्क डन अपॉन में चार्ज, ऐसे करके पढ़ रखा है। तो अगर मैं बात करूँगा अभी यहाँ से कैसे निकलेंगी चीज़ें, वर्क डन, वर्क डन क्या होता है m1 L2 t माइनस 2, ये तो किसका हो गया वर्क डन का। चार्ज, चार्ज क्या होता है AT, और दूसरा जो करंट है, करंट को किससे लिखा जाता है A से। रेजिस्टेंस की बात करनी है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है V बाई I। V जो है सर वो क्या है, V होता है सर वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है वर्क डन बाई चार्ज इंटू में करंट। वर्क डन क्या है m1 L2 t माइनस 2, चार्ज जो है वो कितना है AT और इंटू में कितना हो गया A। इसको अगर मैं लिखना चाहूँगा तो ये क्या हो गया m1 L2, t ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 और a ऊपर जाएगा तो a की पावर -2। m1 L2 t माइनस 3 और I क्या रखा है इसने I माइनस 2। m1 L2 t माइनस 3 I माइनस 2 या एम्पियर -2, ये काम करेंगे। समझाइए ना। सबसे पहले रेजिस्टेंस में जाना है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पता है V बाई I। और फिर पोटेंशियल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पोटेंशियल को क्या लिखते हैं वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है। वर्क डन का पता है, चार्ज का पता है, करंट का पता है, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है, क्या बोला है आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट को डिवाइड कर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। अब ये दोनों पता होने चाहिए। प्लैंक्स कांस्टेंट को बेटा किससे लिखते हैं H से, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे लिखते हैं I से। अब H और I को अलग अलग अगर मैं बताऊं तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या पता है, H इंटू न्यू पता है, ड्यूअल नेचर वगैरह से वहाँ से आपने पढ़ रखा है कि E इक्वल टू क्या होता है H न्यू। H की बात करता हूँ तो E डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा न्यू। E कितना है, E है m1 L2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है t की पावर -1, फ्रीक्वेंसी क्या होती है t की पावर -1। t -1 से ये भी t की पावर -1 पे कैंसिल हो जाएगा,
तो ये क्या बन जाएगा m1 L2 और t की पावर माइनस का 1 बन जाएगा। समझ आइए ये बात तो आपको। ये तो किसका आ गया, h के लिए काम होगा। i के बारे में बात करूँ तो i के बारे में अगर मैं बात करूँ तो काम जो हमने क्या करना है, i के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो i जो है सर वो हमारे पास क्या है, i जो है वो हमारे पास है mr²। ठीक है, m की जगह तो m है, r की जगह वर्ड क्या होगा L2, तो काम क्या बन जाएगा हमारे पास m1 L2 हो जाएगा। h की जगह वैल्यू क्या है m1 L2 t-1, ये फॉर्मूला हो गया h के लिए। i के बारे में बात करूँगा तो i क्या हो जाएगा ml का स्क्वायर, तो ml स्क्वायर से ml स्क्वायर कट गया, ये क्या हो जाएगा t की पावर -1। t की पावर -1 का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। बताओ कुछ दिक्कत है इसमें? ठीक है, h सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट पता हो कि प्लैंक्स कांस्टेंट निकलता कैसे, कहाँ से निकलता है, E = h न्यू से। फिर आपको पता हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr का स्क्वायर, तो m और r का क्या हो गया स्क्वायर, तो ml स्क्वायर बन गया। ये दोनों डिवाइड करें तो t की पावर -1। एक सवाल और लगा लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, तो आपको क्या पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या था ग्रेविटेशन में, g m1 m2 और डिवाइडेड बाई कितना r², तो fr² ऊपर चला जाएगा और m1 m2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये वैल्यू जो वो किसकी होगी, g की वैल्यू होगी। समझ आइए ये बात कि g की बात करनी है तो r² ऊपर, m1 m2 कहाँ जाएगा, नीचे। फोर्स क्या होता है m1 L1 t-2, r का मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गया l का स्क्वायर, 2 मास हैं तो सर क्या हो जाएगा m का स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर है, g। एक मास से ये एक मास कैंसिल हो गया, m ऊपर जाएगा तो m-1 हो जाएगा, L1 और L2 करूँगा तो L की पावर 3 हो जाएगा और t की पावर -2, तो m-1 L3 t-2, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गई है यहाँ तक की बात है। अगला जो काम है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट का कितना है m1 L2 t-1। अब देखो m1 L2 t-1 किसका निकाला था, चेक करो पीछे, m1 L2 t-1, m1 L2 t-1 किसका निकाला था, एंगुलर मोमेंटम। मतलब सवाल रिपीटेड से हैं हमारे, जो एंगुलर मोमेंटम वो एक साल में पूछा, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट अगले वालों में पूछा, और उसके बेसिस पे अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछ लिया गया कि प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो किसके मैच करता है, एंगुलर मोमेंटम से। ठीक है, इनमें ईयर्स मैंने नहीं लिखे हैं, बाकी सवाल जो हैं वो इस तरीके से आपने करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो अब जो हैं वो डायमेंशनल फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास और हैं, इनको अगली वीडियो में हम जान रहे होंगे।